ना धंधा है ना मंदा है, ना धंधा है ना मंदा है, सबका फंदा है एडी। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 ये दिन वो दिन है जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा। आपको बता दें कि ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फोर्समेंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को क्यों जेल हुई और क्या है आरोप। आइए जानते हैं आसान भाषा में इस पूरा केस को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में भेजा गया है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और आम आदमी पार्टी यानी एएपी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप यह है कि ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिश करता है। ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायों से रिश्वत की मांग की। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णय करता है। और इससे पहले ईडी ने एक पूरक शिकायत में आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने अखबारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महदूर से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा गया था। केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का बताया था। आपको बता दें दोस्तों कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के एक पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। अंतरिक्ष सोलिसिटर जनरल एसपी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि साउथ ग्रुप से करीब 40 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो हवाला के जरिए आया था। यहाँ जानते हैं हम क्या है साउथ ग्रुप और कौन है इसमें। ईडी ने अखबारी घोटाले के दक्षिण भारत के कुछ नेता और बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है। ईडी ने इन्हें साउथ ग्रुप के रूप में नामित किया है। साउथ ग्रुप में YSRCP ये एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें श्रीनिवासलू रेड्डी, MSR उनके बेटे, मंगोटा राघव रेड्डी, BRS नेता के कविता चटेट, अकाउंटेंट बुची बाबू, गोरंटाला, हैदराबाद के बिजनेसमैन अभिषेक बोइनपाली और एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी के निदेशक P शरद चंद्र रेड्डी शामिल है। यहाँ सवाल उठता है केजरीवाल का साउथ ग्रुप से क्या कनेक्शन है। ईडी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली के विवादिता आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। इस नीति को खासतौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लोकसभा को ध्यान में रखते हुए खास तौर से तैयार किया गया था। ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप ने अखबारी नीति के जरिए अनुचित लाभ लिया, थोकबाजी और कोई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की और नीति में जो अनुमति दी गई थी उससे अधिक और इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपया का भुगतान किया है। साउथ ग्रुप के कथित सदस्यों में से एक BRS नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल है, जिन एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 8 मार्च को पहली बार आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में साजिश करता थे। ईडी की जांच से पता चला कि कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और गैर कानूनी से लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित एएपी के 6 नेताओं के साथ साजिश रची थी और इन एहसानों के बदले वो आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में शामिल थी। अब जानते हैं अरविंद केजरीवाल का क्या है पक्ष। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघावी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी 3 या 4 नामों पर आधारित है। सिंघावी ने तर्क दिया कि मामले से जुड़े 80% से अधिक लोगों को केजरीवाल या उनके साथ किसी भी लेन देन का उल्लेख नहीं किया गया है। सिंघावी ने आगे कहा कि मामले को कुछ सह अभियुक्तों और दिल्ली LG और अन्य मुद्दों के शब्दों से एक साथ जोड़ दिया गया है। केजरीवाल के खिलाफ किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है। सिंघावी ने कहा 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिल पाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघावी ने दलील की कि एजेंसी एक खास पैटर्न पर काम कर रही है। इस पैटर्न का पहला चरण है कि कोई गवाह बयान देंगे और केजरीवाल का उल्लेख नहीं किया जाएगा। दूसरा चरण है गवाह को गिरफ्तार करे और उन्हें जमानत देने से इनकार करे। तीसरा चरण है उन्हें अमुमोदक बनाते हुए एक सौदा करे, फिर अगले दिन एक बयान आएगा जो केजरीवाल के खिलाफ होगा। यहाँ हम जानते हैं क्या है विवादित आबकारी नीति। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी एएपी सरकार 2021-22 में नई उत्पाद शुल्क नीति या आबकारी नीति ले आई थी। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन विवाद के बाद जुलाई 2022 में रद्द हो गई थी। पूरा विवाद इसी नीति पर केंद्रित है। उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 2 मुकदमे दर्ज है, एक CBI द्वारा और दूसरा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा। विवाद की शुरुआत जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उप राज्यपाल LG विनय कुमार सक्सेना को सौंप दी गई एक रिपोर्ट से हुई है, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण में कथित बड़े कृत्रिम खामियों की ओर से इशारा किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा ले गए मनमाने और एक तरफा
तरफा फैसलों के परिणाम स्वरूप राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। विजय नायर आम आदमी पार्टी के एक पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज है। अंतरिम सोलिसिटर जनरल एसपी राजू ने अदालत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि साउथ ग्रुप से करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ वो हवाला के जरिए आया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस गिरफ्तारी के पीछे के कारण सिर्फ ईडी या कोई बीजेपी पार्टी? अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।